कहानी का शीर्षक है माँ मुझे माफ़ कर दो। रमेश का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों से बने हार, रंगीन बल्बों की सीरीज, बेहद आकर्षक मंडप और कानों को प्रिय लगे ऐसा लाजवाब संगीत चल रहा था। कोई भी राह से गुजरने वाला व्यक्ति 2 मिनट रुककर उस बंगले को देखता जरूर था। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। रमेश की माँ प्राशी और उसके पिता रोनित शादी की तैयारियों में अत्यंत ही व्यस्त होने के साथ ही साथ अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। दूसरी तरफ रचना, जिससे रमेश का गठबंधन होने वाला था, लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई अप्सरा ही हो, इतनी सुंदर लग रही थी। उसे उसकी सारी सखी सहेलियां अपनी अपनी तरह से मशवरा दे रही थी और सभी बहुत ही खुश मस्ती के मूड में थी। रचना भी काफ़ी खुश थी और होने वाले पति के साथ अपनी भावी जिंदगी के सपने बुन रही थी। रचना की माँ सुभद्रा अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थी। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। न जाने नए लोगों के बीच मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे, सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। सुभद्रा का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तब उससे रहा नहीं गया और सुभद्रा ने रचना को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी। रचना देखो, तुम एक नई जगह जा रही हो, पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे। अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना, अपने गहने अपने ही पास रखना, सास ससुर से दूरी बनाकर रखना, वरना अगले ही दिन से तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, रमेश को अपने नियंत्रण में शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि रमेश को एहसास होने लगे कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा निभ पाना मुश्किल है। अपनी माँ सुभद्रा की इन सभी बातों को रचना बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। हर लड़की जिस तरह सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मानती है, उनकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही रचना के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर काफ़ी ज़ोर से शोर सुनाई दिया। बारात आ गई, बारात आ गई। तभी सुभद्रा और रचना भी कमरे से बाहर आ गई। कुछ ही घंटों में रमेश और रचना का विवाह भी संपन्न हो गया। जीवन भर का गठबंधन दोनों के बीच बन गया। उसके बाद विदाई की बेला आ गई। रचना अपनी माँ और पिता के गले मिलकर भीगी पलकों से रमेश के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहाँ से रमेश के घर की तरफ रवाना हो गई। रचना के घर पर पहुँचते ही प्राशी ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाली छाप और अलता से रंगे लाल कदमों से प्राशी के मन में खुशी और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसे प्यार सहित प्राशी ने गृह प्रवेश करवाया। भगवान से आशीर्वाद लेने के उपरांत घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए रचना से कहा। शादी के उपरांत भी सभी रस्में पूरी करते करते रात हो गई। रमेश की बहन और उसकी सखियों ने रचना को रमेश के कमरे में पहुंचाया और फिर रमेश और रचना हमेशा के लिए तन मन से एक हो गए। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ रचना, रमेश और रमेश के माता पिता ही रह गए। रचना का सभी लोग बेहद ख्याल रखते थे। प्राशी तो रचना को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। उसे प्यार से यहाँ भी सभी अनु कहकर बुलाते थे। रचना हैरान थी। उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे, पर कैसे कैसे मैं यह सब शुरू करूँ? वह अपने मन ही मन सोच रही थी। इसी उधेड़-बुन में रचना कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर धीरे धीरे रचना ने रमेश से महंगी महंगी चीज़ों की फरमाइश शुरू कर दी। रमेश रचना की हर फरमाइश पूरी कर देता था। हीरे का सेट भी रमेश ने उसे अपनी पहली रात को ही गिफ्ट में दिया था, लेकिन रचना की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन
अनु ने अपनी सास प्राशी से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार व कंगन बहुत पसंद है। उसके इतना कहते ही प्राशी ने उसे कहा, अनु 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही प्राशी अपना सोने का सेट लेकर आ गई और रचना को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूँ। ये लो, अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार फिर रचना दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगते से ही प्राशी उसे इतना कीमती तोहफा दे देगी। कोई बड़ा कारण ना मिलने के बावजूद भी अब रचना ने रमेश से बोलना शुरू कर दिया। रमेश, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर रमेश चौंक गया। ये क्या कह रही हो अनु? इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें? सब कितना प्यार करते हैं तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। रमेश की बात सुनकर रचना उससे नाराज़ हो गई और 2-3 दिनों तक उसने रमेश से बात नहीं की। लेकिन रमेश ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। अब रचना ने प्राशी के साथ भी गुस्सा दिखाना, बात न करना सब शुरू कर दिया। प्राशी भी रचना का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर रचना ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। शायद रमेश के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर प्राशी ने उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रचना के पास लगभग हर रोज़ ही उसकी माँ का फ़ोन आता था और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में मेरा ही तो फ़ायदा है, रचना हमेशा यही सोचती थी। मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन रचना ने बिना किसी से पूछे, बिना बोले ही अपना सूटकेस तैयार कर लिया। रमेश ने ऑफिस से आकर देखा तो पूछ बैठा, अनु, ये सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझे कहती मैं तुम्हें छोड़कर आता, 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन रचना ने गुस्से में रमेश को जवाब दिया, रमेश, जहाँ मेरी भावनाओं की कदर नहीं, वहाँ रहने का मेरा मन भी नहीं। क्या क्या बोल रही हो अनु तुम? क्या तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने को ही तो कहा था, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। हम आते जाते रहेंगे ही, सभी लोग अलग रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कह दी है? रचना के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रमेश नाराज़ हो गया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अनु, तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो। और रमेश कमरे से बाहर चला गया। रचना ने सोचा था सूटकेस देखकर और ऐसी धमकी से रमेश पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रचना घर छोड़कर अपने मायके चली गई। सुभद्रा ने रचना से कहा, बेटे, डरने की कोई बात नहीं, देखना अभी 2-4 दिन में ही रमेश तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन ही क्या, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन रमेश नहीं आया। तभी सुभद्रा ने अपनी बेटी से कहा, घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, अभी हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम अलग रमेश के साथ सुकून से रह सकोगी। रमेश को डराने के लिए तलाक के कागज़ भिजवा देते हैं, तब तो वह अवश्य ही तुम्हारी बात मान जाएगा। इच्छा ना होते हुए भी रचना अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए। रमेश ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर कागज़ वापस लौटा दिए। उन कागज़ों पर रमेश के हस्ताक्षर देखकर सुभद्रा और रचना हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्यवाही नहीं करी। इसी बीच रचना के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह हो गया। रचना के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो बहुत ही सीधी सादी और अत्यंत ही शालीन परिवार की सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियाँ बिखेरने शुरू कर दिया। रचना से सुभद्रा से सबसे बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी।
घर में सभी का ख्याल रखती और घर को भी सुंदरता से सजाना उसे बहुत पसंद था। रचना उसकी तरफ जब भी देखती उसे अपने मन में कुंठा होती थी कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी। वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रचना ने सोचा अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में ज़रूर भाभी भी अलग होना चाहेगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देंगी। फिर एक दिन रचना ने सुभद्रा से पूछ लिया, माँ भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही सुभद्रा का क्रोध 7वें आसमान पर था। क्या क्या कहा अनु? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं, और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे। आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी ऐसी बात ना करना। अपनी माँ का दोगला रूप देखकर रचना सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज़ निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ इन्हें जला देना। सुभद्रा चौंक गई। ये क्या बोल रही हो रचना? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला अब खुद ही करना होगा। और रचना ने अपना सूटकेस जो उसने रात को ही भर लिया था उसे लेकर वह निकल गई। सुभद्रा उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन शायद वह समझ गई थी, इसलिए न कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। रचना अपने असली घर पहुंच गई और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया उसे अंदर से कुछ आवाज़ आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। प्राची और रमेश के बीच बातचीत हो रही थी। प्राची रमेश को समझा रही थी, रमेश बेटा नाराज़ मत हो, अनु में अभी बचपना है, देखना उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और एक ना एक दिन वह ज़रूर वापस आ जाएगी। हमारे परिवार की बेटी है, हमारी जान है वह। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और दिल के दरवाजे भी। रमेश, हमारे देश में बेटियों को कोख में ही मार डालते हैं या कभी कभी तो पैदा होते से ही हत्या कर देते हैं। एक बार बेटी तब मरती है और एक बार बेटी को बहू बनाकर ससुराल वाले मार डालते हैं। बेटी को मायके और ससुराल में मारने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी का इंतज़ार रहेगा। उसके अलता वाले लाल पाँव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरे आँखों के सामने आ जाती है। रमेश, देखना वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वह वापस अवश्य आएगी। इतने में बाहर से फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है। रचना बेल नहीं बजा पाती। प्राची की बातें सुनकर वह भावुक हो जाती है और अपनी भावनाओं पर उसका संयम नहीं रह पाता। वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्राची और रमेश दरवाज़ा खोलते हैं और रोती हुई अपनी अनु को प्राची गले से लगा लेती है। अनु के मुंह से आज प्यार भरा शब्द निकलता है, माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी।